और ऐसा मान के चलिएगा कि पेपर के अंदर इससे बाहर नहीं आएगा। 110% बात है ये, ठीक है। ये है आपका मई 2024 वाला क्वेश्चन जो आया था। पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूं आपको। कह रहा है अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स ऑफ एलएलबी, एलएलबी के पार्टनर्स के बीच में क्या हुई है, डिस्प्यूट हुआ है। तो क्या हुआ उसमें, एलएलपी क्या कर दिया उसने, स्टेबिलिटी को हैम्पर कर दिया। आउट ऑफ द टू पार्टनर्स वन ड्यू टू क्वेरल लेफ्ट द एलएलपी। तो देखना दो पार्टनर्स हैं, तो इसका मतलब आपने पार्टनर्स के बारे में पता होना चाहिए पूरा प्रोविजन की पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अदर पार्टनर ने कैरी किया है बिजनेस, इसको लेके भी आपको प्रोविजन पता होना चाहिए कि अगर किसी भी एलएलपी के मिनिमम नंबर ऑफ 2 पार्टनर्स से रिड्यूस हो जाता है अगर, तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसको ऑफिस को फिल करना होता है, मतलब नया पार्टनर लेके आना होता है। और अगर नया पार्टनर नहीं ला पाए वो, तो क्या हो जाता है, तो फिर उसे वाइंड अप भी करा सकते हैं और पर्सनली लायबल भी हो सकता है वो, ठीक है। You are being an expert in law, you requested to explain the provision governing the LLP being operated by a single partner and its winding up by the tribunal। दोनों क्वेश्चन इसमें पूछ लिए। तो एक फाउंडेशन का क्वेश्चन था जिसमें ट्रिब्यूनल कब कब आपको वाइंड अप कर सकता है, और इस केस में अगर 2 से कम हो गया तो इसी के आंसर भी इसी के नीचे मिल जाएंगे, आपको कहीं कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए उन्होंने बोला एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। और यहां पर लैंग्वेज लिखी हुई है कि अगर कोई इंडिविजुअल कंटिन्यूइंग पार्टनर कंटिन्यू करता है, ये रहा 6 महीने वाला प्रोविजन, 6 महीने से ज्यादा, तो वो फिर पर्सनली लायबल हो जाएगा उसकी ऑब्लिगेशन के लिए। ये आंसर है इसके अंदर। और फिर उसके अंदर बताया गया कि ट्रिब्यूनल कब कब वाइंड अप कर सकता है, तो जिसमें पहला पॉइंट होता है कि जब एप्लीकेशन दी जाए ट्रिब्यूनल को कि भाई अब आप वाइंड अप कर दीजिए हमें, तब कर सकता है। दूसरा जो आपकी एलएलपी है वो इंटरेस्ट और सोवर्जिनिटी के अगेंस्ट काम कर रही है। तीसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि अगर पार्टनर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर से कम हो जाते हैं और 6 महीने एक्सपायर हो जाते हैं तो ट्रिब्यूनल वाइंड अप करा सकती है आपसे, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड करा सकती है। अगर आप रिटर्न वगैरह नहीं फाइल कर रहे हैं लगातार 5 साल तक, तब भी आपसे कराई जा सकती है। ये सभी आंसर आपको इसी के जस्ट नीचे मिल जाएंगे। तो एक था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, उसी के जस्ट बाद आया हमारा पेज नंबर 18। अब क्या कहता है ये देखिए, जो मैंने पेज नंबर्स डाले हैं उसमें एक पेज नंबर एक्स्ट्रा मान के चल लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक पेज ऐड किया है इसमें। तो 13 है तो आप 14 मानिएगा, 17 है तो आप 18 मानिएगा, ठीक है। Explain the provision available to whistleblowers in context of the limited liability partnership 2008। whistleblowers क्या होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव टर्म नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स की तरह यूज किया जाता है। whistleblower वो व्यक्ति होता है जो कोई प्रोवाइड करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन किसी भी कंपीटेंट अथॉरिटी को इस एलएलपी 2000 एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज को क्या नाम है फाइनलाइज करने के लिए या किसी भी इन्वेस्टिगेशन में। दूसरी चीज ये है कि उसके द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन से किसी भी एलएलपी के पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय किसी भी व्यक्ति को कन्विक्टेड करने में मदद हुई है। तो इन 2 केसेस में इसको विसल ब्लोअर्स बोला जाता है। और विसल ब्लोअर्स को एलएलपी 2000 एक्ट प्रोटेक्शन देता है कि अगर ये कल को कंपनी की चुगली कर देते हैं तो कहीं इनको निकाल ना दिया जाए, तो इसके लिए उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है कि नो सच पर्सन शैल बी डिमोटेड, हैरास्ड और रिट्रेंच फ्रॉम द कंपनी, या कुछ भी उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेटरी मैटर नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन ये है, उन्होंने कहा डिस्क्राइब द कंसिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन एनी रिटर्न और डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 37। तो ये 2 आंसर्स आपको इसी के जस्ट नीचे मिल जाएंगे। तो पहला था विसल ब्लोअर्स वाला, तो उसने बोला कि अगर कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो, और उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे भी क्या हो जाता है, एनी पार्टनर एम्प्लॉय या फिर एलएलपी को या एलएलपी के किसी पार्टनर एम्प्लॉय को क्या हो जाता है, कन्विक्टेड प्रूव किया जा सकता है। और उसके केस में हम आपको क्या देंगे, इस केस में हम आपको देंगे प्रोटेक्शन। ये जो आंसर है प्रोटेक्शन वाला है। ना उसे डिस्चार्ज किया जाएगा, ना उसे डिमोट किया जाएगा, ना उसे सस्पेंड किया जाएगा, ना उसे थ्रेटन किया जाएगा, ना उसे हैरास किया जाएगा, या और कोई मैनर जो कि डिस्क्रिमिनेटिंग लगे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, तो वो भी उससे बचाया जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि अगर बताइए मिस स्टेटमेंट करेंगे तो बताइए क्या होगा। तो उन्होंने कहा 2 तरीके से आप मिस स्टेटमेंट कर सकते हो, और अगर आपने की है तो क्या करेंगे, तो हम आपको जेल भेज देंगे जो कि 2 साल तक हो सकती है, और दूसरा आपको फाइन भी लगा देंगे जो कि 5 लाख तक जा सकता है और 1 लाख से कम नहीं होगा। तो ये आपके एलएलपी एक्ट के मई 2024 के आंसर्स थे। तो मई 2024 के बाद अब हम चले, शायद 166 बोला था मैंने, जल्दी से निकाल लेता हूं मैं, 166 पेज नंबर। अभी क्या हो गया होगा वो 167। तो आ जाते हैं फटाफट से, ये रहा 167 पेज नंबर। ये है आपका केस बेस्ड सिनेरियो। ये जो मैं अभी सॉल्व करा रहा हूं ये आ गई आपकी आरटीपीज आ गई। तो सितंबर वाली आरटीपी है शायद, ये चेक कर लीजिएगा आप एक बार। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, किसी भी बड़े क्वेश्चन को, अब आपके सिंपल एमसीक्यूज नहीं आएंगे। ये आपने एडवांस अकाउंट्स में भी देख लिया होगा कि अब एक लाइन वाले एमसीक्यू नहीं आती कि ये लिखा है इसका आंसर क्या होगा। अब पूरी केस स्टडी बेस्ड आंसर आते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हम आप यहां पर पढ़ते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज इन लाइट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द स्कीम
प्रपोज बिटवीन द ग्रीनफील्ड एलएलपी एंड ब्लू वेव एलएलपी। तो दो एलएलपीज हैं, उनके बीच में कोई स्कीम है, तो चेक करेंगे वो क्या है, बिल्कुल अनसीन पैसेज की तरह है, प्लस आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट अथॉरिटी डज द ट्रिब्यूनल हैव व्हेन सैंक्शंस अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 60। तो इसके पास अथॉरिटी के पास क्या पावर है, तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, शायद आपको भी पता होगा कि जो ट्रिब्यूनल है उसके पास क्या पावर होती है, वो सुपरवाइज भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है और डायरेक्शंस भी दे सकती है। तो जो आंसर है इसका, जब बिना केस स्टडी पढ़े भी आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉ वाली चीज पूछी गई है। उसके बाद व्हाट पेनल्टी अप्लाइज टू एलएलपी फेल्स टू कंप्लाई विद द 30 डेज ऑफ फाइनल रिक्वायरमेंट। इसके लिए भी आपको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 10,000 का फाइन और कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन के लिए आपके ऊपर फाइन लगता है। तो कई बार जरा ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको प्रोविजन पता था तो आप पहले भी आंसर लगा सकते थे, लेकिन फिर भी जो एक क्वेश्चन है उसने पूछा ग्रीनफील्ड एलएलपी और ब्लू वेव एलएलपी की स्कीम क्या थी प्रपोज करने की। तो इसमें पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूं, फिर ताकि मैं वहां से आसानी, तो वो डिसॉल्व करना चाहते थे दोनों को, असेट्स ट्रांसफर करना चाहते थे, रिकंस्ट्रक्ट या अमालगमेट करना चाहते थे, या कंपनी को लिक्विडेट करना चाहते थे। तो मैं यहां पे पढ़ता हूं कि जब वो टर्म्स में आए, ठीक, कंपनी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी मिली, क्रिएट मोर रिन्यूएबल, ठीक है, फैसिलिटेट द मैनेजमेंट अरेंजमेंट किया है उन्होंने, ट्रिब्यूनल ने सैंक्शन की है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स वगैरह भी होंगी इसके अंदर। ट्रिब्यूनल रिव्यूड द प्रपोजल, फाउंड दैट मर्जर स्कीम वाज डिजाइंड, मतलब जो पर्पस था वो था रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन ऑफ ग्रीनफील्ड एलएलपी एंड ब्लू वेव एलएलपी। क्या ये हमारे ऑप्शन में था, चेक कर लेते हैं, ये रहा। तो आंसर क्या होगा इसका, ये बिल्कुल अनसीन पैसेज की तरह है। कुछ क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज की तरह ढूंढने हैं, इनमें से ही हो सकता है कोई केस स्टडी आ जाए आपके एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन क्या नाम है आपको ढूंढने हैं किसकी तरह, जो प्रोविजन है, जो आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये रहा क्वेश्चन। फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो थोड़े से आगे चले तो हम क्वेश्चन नंबर मिला हमें 17 एलएलपी के अंदर, ये नेम चेंज को लेकर बात करता है। तो उसके लिए मैं आपको नेम चेंज वाला प्रोविजन थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि कोई भी एलएलपी जब इनकॉर्पोरेट होना चाहती है तो उसे एप्लीकेशन देनी पड़ती है, नाम को रिजर्व कराना पड़ता है। नाम को रिजर्व कराने के लिए उन्हें 3 महीने का समय के लिए नाम रिजर्व कर दिया जाता है, बस वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए और नो टू आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी भी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म इसके अंदर नहीं है। एग्जिस्टिंग एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म से अगर मैच भी कर रहा होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से अगर कर रहा होगा तो आपका नाम चेंज करवाया जा सकता है। नाम चेंज की डायरेक्शन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपको नाम चेंज करा लेना चाहिए। तो एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है हमारी एलएलपी एक्ट 2008 में विद द नेम दैट वाज लेटर फाउंड टू बी आइडेंटिकल और एग्जिस्टिंग विद कंपनीज नेम। ध्यान रखना, अगर यहां पर कंपनी का नाम है, पार्टनरशिप का नाम है, किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का नाम है, कंपनी का नाम है, एलएलपी का नाम है, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का नाम है, तो ही आप इसे चेंज कराएंगे। अदरवाइज आपको पार्टनरशिप अगर दे दी गई है कि कोई पार्टनरशिप वाले कह रहे हैं कि सेम है, तो चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड द सिमिलरली वाज नॉट नोटिस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा उन्होंने कहा एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ एलएलपी विद रिस्पेक्ट टू व्हेन द नेम ऑफ आइडेंटिकल, व्हेन द नेम ऑफ द एलएलपी इज आइडेंटिकल, मतलब प्रोविजन बताना है, जब आइडेंटिकल होगा, टू नियरली रिजेंबल होगा तो एप्लीकेशन दी जाएगी। एप्लीकेशन वो व्यक्ति भी दे सकता है, एलएलपी भी दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको डायरेक्शन दे सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको ऑर्डर देगी उसके 3 महीने के अंदर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नाम चेंज नहीं करते हैं या एलएलपी आपका नाम रजिस्टर नहीं करते तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नया नाम देगी, और नए नाम के लिए आपको 15 दिन के अंदर फिर उसे कंप्लाई करना पड़ेगा। ये कुछ प्रोविजन और फॉर्मेलिटीज है जो आप इसके आंसर्स को पढ़ सकते हैं, जो नीचे दिया हुआ है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एलएलपी से रिलेटेड। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट ये आंसर्स दिए हुए हैं, इसी के जस्ट नीचे मुझे लगता है कि आपको इतनी कन्वीनियंट प्रोवाइड होगी। फिर मैं आता हूं मई 2024 वाली आरटीपी में, जो कि आपके लिए 110% रिलेवेंट है। तो मैं आता हूं मई 2024 वाली आरटीपी के अंदर, जिसमें एक क्वेश्चन आपको केस स्टडी वाला मिला, यहां पर ये रहा, कह रहे भवेश यस एंड चिराग इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी फॉर अ डूइंग बिजनेस फॉर अ ट्रेडिंग टिम्बर कंपनी, ठीक है। और उसने चिराग ने शिफ्ट किया है अपना रेजिडेंस जो है 12 ब्लॉक नंबर से चेंज कर लिया है कहीं और के लिए। चिराग ने इन्फॉर्म किया है फॉर्म को एड्रेस चेंज करने के 20 नवंबर 2023 तक, और रिटर्न नोटिस भेजा है। तो बताइए एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार। तो जो भी आप चेंजेस के नोटिस भेजते हैं तो रजिस्ट्रार के पास एलएलपी को भेजना होता है 30 डेज के अंदर। तो कौन सी डेट से होगा, जिस दिन से चेंज किया है, जिस दिन से एलएलपी को इन्फॉर्मेशन दी है। तो जिस दिन से एलएलपी को इन्फॉर्मेशन मिली है, तो एलएलपी को इन्फॉर्मेशन मिली है 20 नवंबर, तो 20 नवंबर के विद इन 30 डेज एलएलपी को इन्फॉर्म कर देना है, किसको, आरओसी को। तो यहां पर आ जाते हैं तो कि 30 डेज वाला प्रोविजन का है, तो 30 डेज में नहीं लिखा, डेट पूछिए। तो 20 नवंबर है तो दिन कितने बच गए इसमें, नवंबर में 10 दिन बच गए, और फिर उसके बाद 20 दिन और बच गए, तो 20 दिसंबर तक उसे फाइल कर देना है आरओसी के पास। बड़ी सिंपल आंसर है, कुछ भी दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 17 होगा इसका, फिर से ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका स्टडी मैट का क्वेश्चन है। मुझे लगता है एलएलपी के क्वेश्चंस बड़े सिंपल आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर से ही इनकॉर्पोरेट हुई है, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन मिल जाए। एमसीक्यू भी सेम मिल सकते हैं, आगे और भी एमसीक्यूज कराऊंगा जो आपके मॉक टेस्ट पेपर्स में अवेलेबल है। मोहित एक क्रेडिटर है एबीसी एलएलपी का, उसने क्लेम किया है 10 लाख अगेंस्ट द एलएलपी, हाउएवर द असेट्स ऑफ द एलएलपी वो कितनी है, 7 लाख तक की। नाउ मोहित सीक्स टू होल्ड द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी पर्सनली लायबल, और ये एसएम का क्वेश्चन है। पार्टनर्स एलएलपी के पर्सनली लायबल नहीं होते हैं, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, नाम में ही लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। शॉर्टफॉल 3 लाख रुपए का वो पार्टनर से मांगना चाहता है, तो बताइए इस प्रोविजन में क्या मोहित जो है डेफिसिट को क्लेम कर पाएगा? आंसर इज नो, स्टडी मटेरियल का आंसर है, और इसी का आंसर आपको इसके नीचे भी मिल जाएगा आंसर्स में। चलिए आगे चलते हैं। ये यहां पे खत्म हो जाती है हमारी 2 आरटीपीस जो आपके लिए रेलेवेंट हैं। फिर आरटीपी नवंबर 2023 में एलएलपी का तो क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको, मैंने कहा हालांकि और भी आरटीपीस डाली है, कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन के लिए डाली हुई है, तो मैं इससे आगे चलता हूं। अब जहां पर हम एमटीपीज में आ जाएंगे, मैंने इसके अंदर जो क्वेश्चन डाले हुए हैं वो आपके जुलाई 21 तक के सजेस्टेड आंसर्स डाले हैं मैंने आपके लिए कंपनीज एक्ट के लिए। तो आरटीपी अब हमने खत्म कर ली है, अब हम चलते हैं एमटीपी की तरफ, फटाफट से चलते हैं एमटीपी की तरफ। तो पहले जो एमटीपी निकालूंगा वो निकालूंगा सितंबर 2024 की, और आपको भी पता है कि पास्ट ईयर पेपर आरटीपी एमटीपी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, लेकिन मैं करवा रहा हूं आपको एक ही वीडियो के अंदर, और ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा अलग अलग चैप्टर्स के लिए। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो बीच में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अब आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। तो सितंबर 2024 में एमटीपी 1 जो है हमारी, वहां से लेके आता हूं मैं केस सिनेरियो नंबर 2, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एलएलपी का बनाया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज आपके एलएलपी वाले आने ही आने हैं। एक एमसीक्यू के जो केस स्टडी है, केस बेस्ड सिनेरियो है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एज पर द एलएलपी एक्ट 2008 व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिटिंग न्यू पार्टनर इनटू द एलएलपी। तो उन्होंने कहा पहले तो एक बात देखो, पार्टनरशिप एलएलपी जो एलएलपी का एग्रीमेंट है उसके अंदर जो सेक्शन 23 के हिसाब से बनाया जाता है, उसके अंदर देखो उन्होंने क्या बोला है, क्या लिखा है उन्होंने कहा एक पार्टनर की कंसेंट चाहिए एलेक्स की, मेजॉरिटी की कंसेंट चाहिए, या एलेक्स हो या जॉर्डन हो, या कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो वैसे ही देखने में मिल रहा है आपको कि क्या नाम है, यही आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी टर्म्स क्या है हमें वो भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। ठीक है, एल जो कंट्रीब्यूटेड इक्वली, एल कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। चेंज के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट लॉसेस, ठीक है। ये देखिए The LLP agreement also stipulated that any change, कोई भी चेंज in the partnership, अब वो किसी चीज को भी लेके हो सकता है, such as the addition of new partner, केस स्टडी में लिखा होगा, अगर आपको प्रोविजन भी नहीं पता तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ बोथ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन में ये लिखा हुआ था। तो देखो देखने में लगती है बड़ी केस स्टडी, बड़ी भयंकर केस स्टडी, लेकिन आंसर बड़े सिंपल होते हैं इसके। तो किसी भी क्वेश्चन की लेंथ से मत डर जाना आप, लेकिन क्वेश्चन बड़े सिंपल होंगे। उन्होंने कहा व्हेन द टेक इनोवेशन रिक्वायर्ड टू होल्ड इस एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग के लिए आपको क्या पता होगा, एनुअल जनरल मीटिंग कब होल्ड करनी है आपको, तो एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी है आपको 6 महीने के अंदर अंदर, बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो उसका आंसर क्या होने वाला है, 30 सितंबर 2024, आपको प्रोविजन पता होगा। आगे चलते हैं, ये एमटीबी का क्वेश्चन था जिसमें केस बेस्ड सिनेरियो आ गया। आगे पक्का पता है हमें, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, और 5 नंबर का मिलने वाला है। इंस्टीट्यूट चीख के बता रहा है अपने मॉक टेस्ट पेपर्स में। तो उनका पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन करना, और ध्यान रखना बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं आती, इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस स्टडी वगैरह के लिए भी, तो आप इसे पक्का पढ़िएगा। आंसर मैंने इसके अंदर लिख दिया, ये थ्योरी क्वेश्चन है। आगे फिर आते हैं क्वेश्चन पे, उसने कहा मेसर्स सुलभा एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 1/9/2022 को और 1/1/2023 को, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि अगर आपको सेम नाम लग रहा है तो एग्जिस्टिंग एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का अगर सेम नाम से मैच करता है तो आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के या सोल ट्रेडिंग कंसर्न के नाम से अगर आपको कोई परेशानी आती है तो इससे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने आरओसी को रिक्वेस्ट किया है दैट द नेम ऑफ एनएलपी टू नियरली रिजेंबल कर रही है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, जबकि पार्टनरशिप फर्म पे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। द नेम ऑफ एलएलपी शुड बी चेंज, एक्सप्लेन वेदर द सुलभा लायबल चेंज द एलएलपी। तो देखिए उन्होंने खुद ही बताया कि आप बताइए कि क्या चेंज करने की जरूरत है, आंसर इज नो, क्योंकि आप पूरा प्रोविजन बता देंगे कि चेंज किस किस के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या फिर आपकी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर एग्जिस्टिंग एलएलपी से होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये इसके आंसर है एमसीक्यू वगैरह के, आप नीचे ही जस्ट देख सकते हैं। मैं चलता हूं अगले मॉक टेस्ट पेपर की तरफ। मॉक टेस्ट पेपर सीरीज है ये, नेक्स्ट पे आ गए हम। अब इसके अंदर भी केस बेस्ड सिनेरियो आपको मिल जाएगा, जैसा कि आपको ये दिख रहा है केस बेस्ड सिनेरियो, और मैंने मार्क भी किया हुआ है कि इसके वॉलेट से आपको सारे क्वेश्चंस मार्क्ड मिलेंगे। कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 3 क्वेश्चन है। अब मुझे लग रहा है बड़ी सी लग रही है, बहुत ज्यादा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं पहले पढ़ता हूं क्वेश्चन, फिर उसके रिक्वायरमेंट और उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं। कह रहे व्हेन द रजिस्ट्रार
डायरेक्टेड द विद्या मास्टरमाइंड्स एलएलपी टू चेंज इट्स नेम, बाय व्हिच डेट एलएलपी शुड हैव चेंज इट्स नेम। देखो जरा ध्यान से, अब डेट कंप्यूट करने बैठ जाओगे, केस स्टडी पढ़ने बैठ जाओगे तो बड़ी परेशानी है, लेकिन आपको प्रोविजन अगर पता है कि 6 महीने के अंदर अंदर एलएलपी को डायरेक्शन के 3 महीने के अंदर अंदर आपको एलएलपी को डायरेक्शन के चेंज करना पड़ जाता है अपना नाम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब 3 महीने कहां लिखा हुआ है, बाय टाइम अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, ये तो है ही नहीं, एलएलपी इज नॉट लायबल टू चेंज, ये भी नहीं है, तो कितने दिन के अंदर उसे चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 2 आंसर में से एक है, ये भी लिख रहा है विद इन 3 मंथ्स, ये भी लिख रहा है विद इन 3 मंथ्स, लेकिन 3 मंथ्स कहां से स्टार्ट होंगे भाई, जब मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा तभी से स्टार्ट होंगे, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा मेरे पास ऑर्डर रिसीव होने से लेना देना है या जब वो इशू कर देंगे। मैंने कहा भाई इशू कर देंगे, क्यों, क्योंकि ऑर्डर मान लीजिए उन्होंने इशू कर दिया और मेरे यहां पर लेटर आ गए, लेकिन मैं 10 दिन तक नहीं पढ़ रहा, मैं उसे रिसीव, मैं मान ही नहीं रहा मुझे रिसीव हुआ, मेरे घर पर पोस्ट कर दिया गया, मैंने पढ़ा नहीं, तो क्या इससे कोई लेना देना है? आंसर इज नो। तो जिस दिन से उन्होंने इशू कर दिया है ऑर्डर, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको नाम चेंज कर लेना है, मुझे इसके लिए केस स्टडी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। विष्णु was appointed as a designated partner in विद्या मास्टरमाइंड्स एलएलपी 25 जुलाई को, बाय व्हाट टाइम एलएलपी शुड हैव इन्फॉर्म्ड द रजिस्ट्रार। तो 25 जुलाई से कितने दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर एलएलपी को इन्फॉर्म कर देना। 25 जुलाई से 30 दिन देख लीजिए, मैंने कहा 30 दिन भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है प्रोविजन, 15 डेज वाला कोई प्रोविजन नहीं है, 1 महीने वाला नहीं है, और 3 मंथ्स तो वो आपका नेम चेंज को लेके है, तो आपको डेट भी निकालने की जरूरत नहीं है, ना केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है, बड़े सिंपल तरीके से आप प्रोविजन को, क्वेश्चन को ध्यान से देख के करेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर मिस्टर वसुकी विल बी लायबल फॉर पेनल्टी फॉर नॉट इंटीमेटिंग द रजिस्ट्रार अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर विष्णु एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसका मतलब वसुकी कोई पार्टनर होगी और एक और पार्टनर को लेके आए हैं विष्णु को, और उन्होंने बताया नहीं है, तो क्या लायबल होंगे या नहीं लायबल होंगे, चेक करते हैं एक बार। पहले वो ऑप्शन पढ़ते हैं, एज नॉट पार्टनर विल बी एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर इज द फॉरवर्ड पार्टनर, पहले चेक करते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा मुझे। विद्या एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 15 अप्रैल 2023 को, ठीक है, आगे 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 इनकॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट वगैरह सब बता दिया। 30 अप्रैल को विद्याराम filed an application to the registrar that he has registered trademark in the name of किसके, विद्या मास्टर्स, which has got the registered on 15/4/2000 before 15/4/2023। therefore LLP जो विद्या मास्टरमाइंड्स है, LLP should change its name on the basis of basic investigation। registrar found that the Mr. विद्याराम तोलारामे was correct, जो कि उसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, ठीक है। The registrar sent a direction to Vidya Masterminds to change its name and it is too nearly resembling, बिल्कुल ठीक है, विद्या मास्टर से। The notice was issued by the registrar, और 5 मई को नोटिस इशू किया गया रजिस्ट्रार ने, ध्यान से देखना। अब बाय पोस्ट ड्यू टू सम इंटरनल प्रॉब्लम द पोस्टल डिपार्टमेंट, नोटिस रिलीज हुआ है 10 मई को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्या मास्टरमाइंड ने इग्नोर कर दिया नोटिस और कंटिन्यू कर दिया सेम नेम के अंदर, ठीक है। रजिस्ट्रार ने सुओ मोटो अलॉट कर दिया है एलएलपी को एक नया नाम, आपको मैंने बताया था ना कि नया नाम भी दे सकते हैं अगर आप चेंज नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। मास्टरमाइंड एंड एंटर इनटू अ न्यू नेम रजिस्टर एलएलपी एंड आल्सो इशूड मास्टरमाइंड, ठीक है, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू नेम। विद्या मास्टरमाइंड ने नाउ साहित्य मास्टरमाइंड्स वाज नॉट कंफर्टेबल विद द न्यू नेम, इट स्टार्टेड टू प्रपोज द चेंज द नेम अलॉटेड बाय द रजिस्ट्रार। मीनवाइल मिस्टर विष्णु अपॉइंटेड अ न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर, कौन सी तारीख को, 25 जुलाई को, बट दिस इंफॉर्मेशन वाज नॉट सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑन 20 जून। तो इसका विष्णु का जो इंफॉर्मेशन है वो किसको नहीं भेजा गया, रजिस्ट्रार को नहीं भेजा गया, ठीक है। और रिटन नोटिस की वो कुड नॉट कंटिन्यू। Mr. Vasuki has given a written notice to the LLP that he could not continue as a new partner in the LLP with effect from 22 जुलाई। 25 जुलाई को नया पार्टनर आया, 22 जुलाई को उसने नोटिस दे दिया कि मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी, लेकिन उसने नोटिस दिया था LLP को, ठीक है। और LLP ने और ना ही मिस्टर वसुकी ने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया। यही मुझसे पूछा जा रहा था कि बताइए क्या वो लायबल होंगे, क्या यस लायबल होंगे, क्यों, नोटिस डिलीवरी की वजह से, जी नहीं, इस वाले कारण की वजह से। यस एज द फॉर्मर पार्टनर टू बी रजिस्टर्ड स्टिल पार्टनर ऑफ द एलएलपी अनलेस नोटिस जो है, ये ध्यान रखना, ये सीजेशन वाला पॉइंट है जिसमें पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर सीज होगा, उसको एलएलपी को बताना पड़ेगा, और एलएलपी को बताना पड़ेगा किसको, आरओसी को। और अगर एलएलपी आरओसी नहीं बताती है तो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर टू इन्फॉर्म द किसको, आरओसी को इन्फॉर्म करना चाहिए आपको, तो वो अगर नहीं करेंगे तो आप लायबल रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए जरा ध्यान से। उन्होंने कहा मोहन एंड रकुल आर कॉलेज फ्रेंड्स एंड इंटेंटेड टू ट्रेडिंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे हैव मेट मिस्टर जॉन केट हु आर नॉन रेजिडेंट। ध्यान से समझना, मिस्टर जॉन और मिस्टर केट, जॉन और केट दोनों के दोनों नॉन रेजिडेंट है। क्या दो नॉन रेजिडेंट लोग मिलकर एलएलपी बना सकते हैं? आंसर इज यस। जो रेजिडेंट वाला पॉइंट है वो है डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए कि वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, और रेजिडेंशियल स्टेटस तय करने के लिए यहां पर 120 डेज तय किए जाएंगे, 182 नहीं, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के होते हैं, और प्रीवियस ईयर में नहीं देखे जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर में देखे जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा,
मोहन और रकुल तो यहाँ के हैं, इंडिया के हैं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 2 रेजिडेंट है और 2 नॉन रेजिडेंट है। क्या वो मिलकर एलएलपी बनाना चाहते हैं और बनेगी? आंसर इज यस। ठीक है, इनिशियल कैपिटल जो सब लगाएंगे वो लगाएंगे 1 लाख रुपए ईच। एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर दिया था अक्टूबर में। एलएलपी ने इंटेंड किया है अपॉइंट करने के लिए जॉन एंड केट को एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्योंकि जॉन एंड केट दोनों के दोनों नॉन रेजिडेंट है, इसलिए ये डेजिग्नेटेड पार्टनर तो नहीं बन पाएंगे। हाँ, मोहन और रकुल में से कोई एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बने और इनमें से किसी एक को बनाना चाहे तो हम बन सकते हैं, जिन बच्चों को प्रोविजन पता होगा। ठीक है, और ये प्रोविजन खत्म हो गया। आपको बताना है कि क्या वो कर पाएंगे, नहीं तो आपको पूरा प्रोविजन समझाना है पार्टनर बनने का या डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने का। उन्होंने कहा एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फ्रॉम दैट व्हिच गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये एसएम का क्वेश्चन है, एसएम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको 2 आंसर बताने हैं कि क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट से चलती है, ये पार्टनरशिप का फायदा देती है, और क्योंकि इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है इसलिए कंपनी का बेनिफिट मिलती है। तो इसके आंसर आप देख लीजिएगा, आंसर इसके जस्ट नीचे भी प्रोवाइड किए गए हैं। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। एक और एमटीपी शायद हमें मिल जाएगी अभी सॉल्व करने के लिए, और इतने क्वेश्चन करने के बाद आई कैन अश्योर यू कि आपको आंसर, आपको इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, केस सिनेरियो है ये, और वेदर मनोज कुड बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एज पर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो उसका स्टे देखेंगे आप मनोज का, यहाँ पर खुद करेंगे आप इस क्वेश्चन को। मनोज का स्टे देखेंगे और स्टे 120 डेज के अंदर होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर मैं ऑप्शन भी ना पढ़ूं मैं तो तब भी आंसर दे सकता हूं। इस तरीके के क्वेश्चन भी होते हैं इसके अंदर, कैसे जरा ध्यान से देखेंगे। जो 182 डेज की बात की गई है वो मेरे काम की नहीं है, ठीक है। 120 डेज वाली डेट मेरे काम की है, 120 डेज वाली डेट मेरे काम की है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाली जो 182 है ये भी मेरे काम की नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर या तो बी से है या फिर डी है। अब 120 डेज की बात जो बी में की गई है वो प्रीसीडिंग 1 ईयर में की गई है, और प्रीसीडिंग 1 ईयर इनकम टैक्स के अंदर होता है, एलएलपी के अंदर नहीं। तो ये भी एलिमिनेशन से खत्म हो गया, और जो आंसर आपका आएगा वो आएगा मनोज विल बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट एज ही वाज इन इंडिया फॉर 120 डेज ड्यूरिंग। अब इन्हीं में से तो एक ठीक है, क्या मुझे डेट चेक करने की जरूरत है? आंसर इज नो। तो एक प्रोविजन के हिसाब से भी सही चल रहा है, तो आंसर डी होगा। कह रहे व्हाट वुड बी द वर्थ ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मनोज। तो मनोज ने क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, चेक करते हैं। मनोज ने ज्वाइन किया है फर्म को 25 तारीख से, 25 जनवरी से। अबव सेड ऑफिस, जो उसने पहले कोई एग्रीमेंट किया होगा मनोज से रिलेटेड, किया कोई इंफॉर्मेशन है? कह रहे एलएलपी ने अप्रोच किया है मनोज को 1 जनवरी को, और वो ज्वाइन करेगा। मनोज जो था इंडिया से बाहर था, लेकिन 1 सितंबर से इस तरीके से उसने एग्री कर लिया है ज्वाइन करने के लिए एलएलपी, ठीक है। एंड ऑल्सो एग्री टू कंट्रीब्यूट ऑफिस प्रेमिसेस एट संजय प्लेस। तो वो कुछ और भी चीजें देगा और फंड भी देगा 5 लाख रुपए के, बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा जब जो वो प्रॉपर्टी, जो ऑफिस वो दे रहा था, वो उसने 5 साल पहले खरीदा था 25 लाख रुपए का, और फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन उन्हें प्रपोजल भेजा, जिस दिन वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन है 32,25,000, जिस दिन कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो मैं कौन सी वाली अमाउंट लूंगा? मैं 25 लाख वाली अमाउंट लूंगा या मैं 32,25,000 वाली? तो जिस दिन फेयर मार्केट वैल्यू जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस दिन की डेट आपको ली जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो 32,05,000 के लिए ये वाली पॉइंट है, और 5 लाख उसने अलग से पूछा था, सॉरी 30 लाख। एंड 1 जनवरी को जब कंट्रीब्यूशन के लिए एग्री किया गया था तब 30 लाख थे, तो ना तो 30 लाख रेलेवेंट है ना 25 लाख, जिस दिन कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो बात है। मनोज ने प्रोवाइड किया है अपना ऑफिस विद एन एडमिशन एंड प्रॉमिस टू डिपॉजिट द एग्रीड अमाउंट 5 लाख रुपए। ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि मैं ऑफिस भी दूंगा और 5 लाख रुपए भी दूंगा। विद इन द 6 मंथ्स इज प्रोवाइड इन द पार्टनरशिप डीड, 6 महीने के अंदर अंदर आपको दे दूंगा। तो बिफोर मनोज को डिपॉजिट द अमाउंट विद द इट वाज डिसॉल्व, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। मनोज ने कह दिया अब क्योंकि एलएलपी डिसॉल्व हो गई इसलिए मुझे 5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, जो कि एक गलत बात है। अगर किसी पार्टनर ने एग्री किया है तो उसकी डिसॉल्व हो या नॉर्मल कोई क्रेडिटर स्यू कर दे तो एज पर द एग्रीमेंट उसे कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा? तो भाई इसमें आंसर होगा 32,25,000 तो होगा ही, प्लस 5 लाख रुपए जो तुमने बोला है। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन लायबल होगा मनोज का वो होगा 37,25,000 रुपए। वेदर मनोज विल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट 5 लाख आफ्टर द डिसोल्यूशन, यस लायबल होगा वो। तो नो वाले काट देता हूं मैं, बिकॉज द पार्टनरशिप डिड पर्सनली लायबल फॉर द डेफिशिएंसी, ये कारण नहीं है। यस द पार्टनर्स अंडर ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट मनी एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट, जो कि इस केस में आंसर था। बिल्कुल सिंपल। आप मुझे लगता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के आंसर बता सकते हैं, बड़ी बड़ी आपकी केस स्टडीज पहले पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या ये भी इसी से ही है? नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम आ जाएं, ये रहा एलएलपी का क्वेश्चन। देखिए, मिस्टर प्रतीक एक इंडिविजुअल, उसने एलएलपी स्टार्ट की है पार्टनरशिप फर्म विद
लिमिटेड एंड पिक्चर लिमिटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट और एडवाइज एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म अबाउट हु कैन बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का प्रोविजन बताया उन्होंने कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होना चाहिए। आप बता सकते हैं कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट हो। इंडिविजुअल जो है रेजिडेंट होना चाहिए, और अगर आपके दोनों बॉडी कॉर्पोरेट को आप लेके आना चाह रहे हैं तो दोनों बॉडी कॉर्पोरेट भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन उनके जो नॉमिनी है वो एक्ट करेंगे एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, और दोनों नॉमिनी में से कोई ना कोई एक नॉमिनी जो है रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। पूरा प्रोविजन आप समझा देंगे। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन मिला आपको फिफ्थ के अंदर, एनुमरेट द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच एलएलपी पार्टनरशिप में बी बाउंडेड बाय द ट्रिब्यूनल। वाइंडिंग आपका क्वेश्चन आपका मई 2024 में भी आ चुका है, और आप बता सकते हैं बड़े सिंपल प्रोविजन है, जब एप्लीकेशन देगी एलएलपी की हमें वाउंड अप कर दीजिए तब वाउंड अप करा सकते हैं। अगर आपके 2 मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है और वो कम हो गए और 6 महीने एक्सपायर हो गए तब भी आपको वाइंड अप करा सकते हैं। अगर एलएलपी की कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो है इंटरेस्ट और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जा रही है तब भी आपको वाइंड अप करा सकते हैं। अगर आप जो रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करते लगातार 5 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के लिए, तब भी आपको वाइंड अप करा सकते हैं। और अगर ट्रिब्यूनल को लगेगा जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स पे आपको तब भी वाइंड अप कराया जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, और यहां से इनके आंसर शुरू हैं, और मेरे हिसाब से यहां पर आके खत्म हो जाता है पूरा एलएलपी। आई होप आपको वीडियो बड़ी मजेदार लगी होगी, पेपर के समय पे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर आपको बाकी सारे क्या नाम है चैप्टर्स के लिए भी इसी तरीके से चाहिए कि सर आप चैप्टर सिलेक्ट करके सारे क्वेश्चन एक बार कंपाइल करके हमें दे दीजिए, तो मैं वो भी आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा।